नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अर्जुन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके लिए लेकर आए हैं कुछ वाई ग्रुप के क्वेश्चंस, इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम के अंदर कैसे आते हैं, क्या अपना पैटर्न रहता है इसके लिए। ठीक है, यस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। आपके जो भी दोस्त हैं उन लोगों को भी इन क्लासेस का फ़ायदा होना चाहिए। यस, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके बच्चों को जोड़ो। शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, वाई ग्रुप के लिए स्पेशली अपना पैटर्न रह रहा है इसमें कि वाई ग्रुप में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बट ये बेनिफिशियल है इंग्लिश ग्रामर सभी के लिए। यस, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, जैसा मैंने कल भी किया था, अपन ने कल भी एक मॉक टेस्ट जो था वो सॉल्व किया था। एवरीबडी गुड मॉर्निंग, जुड़ते जाइए और लाइक और शेयर करते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है हमको, ठीक है। तो जैसा कि कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अपन लोग क्या करेंगे, पैसेज एक जो है रोज़ का रोज़ सॉल्व करते जाएंगे। अब कल जो था बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, वो लोग कह रहे थे कि मैम पैसेज पहले क्वेश्चंस बता दो। तो आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते। देखिए, जो हमारे सामने पैसेज आता है ना, उसको सॉल्व करने का हमारे पास में दो तरीके हैं, ठीक है। क्या करना है, अब देखो कुछ बच्चों की तो क्या होती है, इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो फटाफट वो पैसेज हमको दिया हुआ है, हमने उसको रीड किया और जो भी नीचे अपने क्वेश्चन है, भाई 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं हमारे, हम उसको सॉल्व करके कर सकते हैं। पर जिन बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, जी हाँ बिल्कुल, पटवार वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश है, ग्रामर है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। बट स्पेशली ये हमारे एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए कि उस पैटर्न में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप की ये जो क्लासेस हैं इंग्लिश की स्पेशली ये चल रही हैं, ठीक है क्लास। तो अब अगर जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, तो वो क्या करें कि पहले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को पढ़े, फिर जब हम लोग पैसेज पे जाएंगे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है किस लाइन के अंदर है उसको टिक करते जाएं, तो इससे आपका टाइम जो होगा ना वो कंजर्व हो जाएगा। दो तरीके होते हैं हमारे पास पैसेज को सॉल्व करने के। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, जो फटाफट कर सकते हैं, वो पैसेज को एक बार फटाफट पढ़ ले और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सही आंसर हम लोग टिक कर देंगे। जिन बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग क्या करें, पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को रीड किया और फिर हम लोग जो है उसके अंदर देख लेंगे कि भाई ये वाला कहाँ से। तो आज जो है मैं क्या करूँगी कि पहले आप लोगों को क्वेश्चंस बताती हूँ, ठीक है। पहले जो है हम लोग जो मेरा पैसेज है उसके अपन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जी हाँ एयरफोर्स के फॉर्म्स आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा, तो बस तैयारी में लग जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर वॉज कॉल्ड एन एम्परर बिकॉज। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ा और फिर क्या करना है, ऑप्शन। जहांगीर वॉज कॉल्ड एन एम्परर बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट किंग, ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम, ही लिव्ड इन इंडिया, ही लिव्ड इन अ बिग एम्पायर मैनी ईयर्स अगो। इस तरीके से पहले, ठीक है, कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग देखिए, समझिए, इंग्लिश ग्रामर है ये। व्हाट वाज द डिजायर ऑफ जहांगीर, जहांगीर की क्या डिजायर थी, टू ऑर्डर हिज सोल्जर, टू मेक मैनी कॉन्क्वेस्ट, टू बी जस्ट टू हिज सब्जेक्ट्स, टू रूल ओवर अ वेरी बिग किंगडम। ये 2 क्वेश्चंस हुए हमारे। थर्ड क्वेश्चन, द सोल्जर्स कॉल्ड ऑल द पीपल, अरेस्टेड ऑल द क्रिमिनल्स, रोड अवे टू अ डिस्टेंट लैंड, टाइड अ बिग इन फ्रंट ऑफ पैलेस। तो टाइड अ बिग बेल है यहाँ पे, टाइड अ बिग बेल। कंप्लेंट मीन्स, कंप्लेंट का क्या मीनिंग है, कंप्लीट, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्जेक्शन या फिर डिजास्टर। ये अपने 4 क्वेश्चन जो हैं वो हैं। अब अपन पैसेज के ऊपर आते हैं, मैं आप लोगों को पैसेज एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से समझना। मैनी ईयर्स अगो देयर लिव्ड इन इंडिया अ ग्रेट किंग कॉल्ड जहांगीर। बहुत समय पहले की बात है, इंडिया में जो है ग्रेट किंग रहते थे हुए न, जहांगीर जिनका नाम था। ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम और एम्पायर, उन्होंने जो है बहुत ही बड़े राज्य के ऊपर अपना शासन किया। सो ही वॉल्ड कॉज एन एम्परर, तो इसीलिए उनको क्या कहा गया,
एम्परर कहा गया। द एम्परर वॉन्टेड टू बी जस्ट टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स। एम्परर जो था वो क्या चाहता था, जस्ट टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स, मतलब अपनी जो प्रजा थी ना उनकी सुरक्षा करना चाहता था, उनके साथ में क्या चाहता था कि कोई सी भी तरीके का कोई भी भेदभाव ना हो। He ordered his soldier to tie a big bell in front of the palace। उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे ना उनको ये ऑर्डर दिया कि भाई क्या करो, मेरा जो पैलेस है यानी कि मेरा जो किला है उसके बाहर एक बड़ी सी बेल यानी कि घंटी जो है वो बांध दो। देन ही सेंड द सोल्जर्स टू एवरी पार्ट ऑफ द एम्पायर। फिर उन्होंने अपने सोल्जर्स को अपने एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में भेजा। दे अनाउंस दैट इफ द पीपल हैड एनी कंप्लेंट। उन्होंने ये अनाउंस किया कि अगर लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है, दे कुड कम टू द पैलेस एंड रिंग द बेल। वो पैलेस में आ सकते हैं और घंटी बजा सकते हैं। द एम्परर हिमसेल्फ वुड लिसन टू देयर कंप्लेंट्स। जो राजा है वो खुद उनकी कंप्लेंट्स, उनको जो भी प्रॉब्लम है, कोई अगर उनको परेशान कर रहा है तो वो खुद उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे। ही वुड गिव देम जस्टिस, और उनको जो है क्या देंगे, न्याय देंगे। तो ये जो है हमारा आज का पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ आई होप इजी है, बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे करना है, अब हम निकालेंगे इसके क्वेश्चंस। अब आप लोगों को इसके आंसर्स देने हैं। जहांगीर वॉज कॉल्ड एन एम्परर बिकॉज। जहांगीर को एम्परर क्यों कहा गया? ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज अ ग्रेट किंग, क्योंकि वो बहुत ग्रेट किंग थे। ही रूल्ड ओवर अ वेरी बिग किंगडम, वो बहुत बड़े राज्य के ऊपर अपना राज्य करते थे। ही लिव्ड इन इंडिया, वो इंडिया में रहते थे। या फिर ही लिव्ड इन अ बिग एम्पायर मैनी ईयर्स अगो, वो एक बहुत बड़े राज्य में बहुत सालों तक रहे। चलिए आंसर दीजिए। आंसर ऐसे देना है फर्स्ट का, क्या ऑप्शन है ए बी सी डी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। अभी हम लोग ये पैराग्राफ, जी हाँ गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आंसर दीजिए। ऋतिका ए, निकेश डी। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए। यस, शानू ए बी, फर्स्ट का बी, ओके। चलिए और बताते जाइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट का, अभी सिर्फ फर्स्ट का देना है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं एक बार पैसेज खोल देती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है हमको कि भाई जहांगीर को जो है एम्परर क्यों बोला गया था। चलिए बताइए। बी डी, तेजाराम डी, बी बी, जी हाँ बिल्कुल। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जहांगीर को जो है एम्परर इसलिए बोला गया था बिकॉज ही रूल्ड ओवर अ बिग किंगडम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा सही होगा। उन्होंने जो है क्या किया था, बहुत बड़े राज्य के ऊपर बहुत सालों तक राज्य किया था। ही रूल्ड ओवर अ बिग किंगडम, रूल्ड किया था, लिव्ड नहीं होगा, रूल्ड किया था, राज्य किया था उन्होंने। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द डिजायर ऑफ जहांगीर। जहांगीर की क्या डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, क्या थी उनकी। टू ऑर्डर हिज सोल्जर, टू मेक मैनी कॉन्क्वेस्ट, टू बी जस्ट टू हिज सब्जेक्ट्स, टू रूल ओवर अ बिग किंगडम। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 2 लिखिए और बताइए ए बी सी डी क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। जी हाँ हरिशंकर फर्स्ट, बी बिल्कुल सही है आपका। शानू 2 का सी, हरिशंकर सी, के आर सी, सवाई गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। भरत कुमार 1। देखिए ध्यान से पढ़िए, व्हाट वाज द डिजायर ऑफ जहांगीर। जहांगीर की क्या इच्छा थी, ये तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आया था ना, हमने पैराग्राफ के अंदर ही पढ़ा था। द एम्परर वांटेड टू बी जस्ट टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का, ध्यान से समझिए। पूजा सी, ऋतिका सी, जी हाँ। व्हाट वाज द डिजायर ऑफ द जहांगीर। जहांगीर की क्या डिजायर थी, टू बी जस्ट टू हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि वो क्या चाहता था, अपने राज्य में सभी तरीके से, सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पर,
सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये जो है एज अ प्रोवर्ब यूज में लिया गया है कि वो अपने राज्य में सभी जगह पर अनुशासन चाहता था कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, द सोल्जर्स कॉल्ड ऑल द पीपल, अरेस्टेड ऑल द क्रिमिनल्स, रोड अवे टू अ डिस्टेंट लैंड और टाइड अ बिग बेल इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। सोल्जर्स ने क्या किया था? सी का बताइए, थर्ड का क्या होगा? ए बी सी डी, चार ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। द सोल्जर्स ने क्या किया? सभी लोगों को बुलाया, सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया, रोड अवे टू अ डिस्टेंट लैंड, दूर चले गए कहीं पे, या फिर एक बड़ी सी बेल जो है, टाइड अ बिग बेल इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। यस रितिका, थर्ड का डी, शानू थर्ड का डी, मोनू डी, बी डी डी डी, जी हाँ बिल्कुल, जिन्होंने भी डी दिया है उनका बिल्कुल सही है। सोल्जर्स ने क्या किया था भाई? उन्होंने तो एक बड़ी सी जो बेल थी वो पैलेस के बाहर जो है वो बांध दी थी। यही तो कहा था एम्परर ने कि डी जो है उसको बांध दो। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंप्लेंट मीन्स, यहां पर ये देखिए वर्ड आया ना कंप्लेंट, पैसेज में हमारे ये जो वर्ड आया है कंप्लेंट यहाँ पे, एंड द एम्परर हिमसेल्फ वुड लिसन टू द कंप्लेंट। तो इस कंप्लेंट का मीनिंग पूछ रहा है कि इस कंप्लेंट का जो है मीनिंग क्या है? कंप्लीट, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्जेक्शन, डिजास्टर। मीनिंग बताइए कंप्लेंट का। फोर्थ का ए बी सी डी, फोर्थ का क्या आंसर होगा? ए बी सी डी, फोर्थ लिखिए और फिर बताइए ए है, बी है, सी है या फिर डी है। फोर्थ का क्या आंसर होना चाहिए? कंप्लेंट, हम किसी की कंप्लेंट करें, ये वो वाला कंप्लेंट है। फोर्थ का सी रितिका, आकाश बी, कॉम्प्लेक्सिटी ए, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगा? कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगा? ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को पैराग्राफ से ही लेना है। द एम्परर हिमसेल्फ वुड लिसन टू द कंप्लेंट, जो राजा होगा वो खुद सुनेगा उनकी कंप्लेंट, यानी कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसको खुद सुनेगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्शन हो, ऑब्जेक्शन, कंप्लेंट, ऑब्जेक्शन होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पैराग्राफ के क्वेश्चंस। नाउ वी वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स। जो करेक्ट सिनोनिम्स हैं हमें वो इसमें लेने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो वर्ड है आपके लिए आया है टैडियस। ऑप्शन हमको दे रखे हैं एक्साइटिंग, लिवली, लेंथी और टायरसम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए, टैडियस का सिनोनिम जो है वो क्या होगा? टैडियस जो है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। टैडियस जो है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है, मतलब श्रम करने वाला, जो श्रम करता है बहुत ज्यादा, श्रम करने वाला। चलिए बताइए इसका, टैडियस का, एक्साइटिंग, लिवली, टायरसम या फिर लेंदी? डी। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए अब। ऋतिका बी, टैडियस मतलब श्रम करने वाला, थकाने वाला। इसका सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग जो वर्ड होते हैं, सेम मीनिंग जो वर्ड हैं, क्या होगा इसका मीनिंग? देखिए टैडियस क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या है?
श्रम करने वाला, तो बाकी का देखिए आप लोग, एक्साइटिंग, लिवली, लेंथी या फिर टायरसम। टायरसम जो है वो इसका आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ मोनू, मीना, डी बिल्कुल सही है, डी जिन्होंने भी आंसर दिया है। ये जो मतलब क्या है इसका, टायरसम, लाइफलेसनेस, डेडली, दूसरे भी हम इसके सिनोनिम्स लिख सकते हैं। डेडली जो है ये भी इसका सिनोनिम है, ठीक है ना। मोनोटोनस, अनएक्साइटिंग। एंटोनियम की अगर अपन बात करें, जैसे टेडियस है, अगर इसका एंटोनियम पूछते तो एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड, तो टायरसम मतलब श्रम करने वाला, तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होता है, एक्साइटिंग हो सकता है, ठीक है ना। एंटोनियम्स अगर मैं लिखूं यहां पर इसका, तो एंटोनियम जो है वो क्या होगा, एक्साइटिंग होगा, ठीक है। और अपन लिख सकते हैं इसमें लिवली, इंटरेस्टिंग। तो टेडियस मतलब जो श्रम करने वाला, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, थकाने वाला। टायरसम जो है वो क्या है, उसका सही ऑप्शन है। चलिए, जी हाँ भरत कुमार, 5 का डी बिल्कुल सही है आपका। नाउ नेक्स्ट, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का सिनोनिम बताएं। क्राइसिस, मिसफॉर्च्यून, फेलियर या फिर हेल्पलेसनेस। देखो इंग्लिश को रटना नहीं है, समझ के करो, समझ के करोगे तो बहुत इजी हो जाएगी। यस, गुड मॉर्निंग सभी को। एडवर्सिटी, अब एडवर्सिटी का अगर अपन मीनिंग देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स कष्ट, विपत्ति, कष्ट, विपत्ति। अब इसमें से देखो इनका मीनिंग जो है वो क्या आता है, क्राइसिस, मिसफॉर्च्यून, फेलियर या फिर हेल्पलेसनेस। 6th का ए, रितिका, क्राइसिस। 6th का बताएं, ए, क्राइसिस। एडवर्सिटी मतलब कष्ट, विपत्ति, अभाग्य, हिंदी में अपन इसको और बोल सकते हैं, अभाग्य। और देखें आप लोग 6th का क्या होगा, पूजा, ए, योगेश, बी। जी हाँ, एडवर्सिटी जो है उसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, मिसफॉर्च्यून। मतलब जो मिसफॉर्च्यून, किस्मत, क्राइसिस जो होती है वो किससे होता है, पैसों का होता है। मिसफॉर्च्यून इज द सेम सिनोनिम्स फॉर एडवर्सिटी। अगर हम कष्ट में हैं, विपत्ति में हैं, अभाग्य में हैं, तो दैट इज द मिसफॉर्च्यून वर्ड वी कैन यूज। और जैसे अपन यूज में ले सकते हैं इल लक, किस्मत का खराब होना, इल लक जो होती है, डिजास्टर, डिजास्टर भी जो है इसका सिनोनियम है, ठीक है ना। डिजास्टर, सॉरो, सॉरो वर्ड भी अपन यूज में ले सकते हैं। ये सभी इसके क्या हैं, एडवर्सिटी के सिनोनियम है। मिसफॉर्च्यून, सॉरो, इल्लक, डिजास्टर। एंटोनियम की अगर अपन बात करें तो इसका एंटोनियम एडवर्सिटी का क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। एंटोनियम हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। चलिए, ठीक है, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7, पिक आउट द करेक्ट एंटोनियम। अब हमें इसमें क्या पिक करना है, एंटोनियम, अपोजिट वर्ड जो है उसको टिक करना है। डिलीट वर्ड आपको दे रखा है, डिलीट ऑप्शंस दे रखे हैं, इंसर्ट, रिमूव, इंस्पायर या फिर इंजर। चलिए बताइए 7th का, डिलीट। अब डिलीट का मीनिंग क्या होता है उसको देखो। डिलीट मतलब अपन कहते हैं ना फोन में से डिलीट कर दिया वर्ड, ये तो बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है, हटाना, मिटाना। अब इसका एंटोनियम देखना है हमको। डिलीट मतलब हटाना, मिटाना, तो इसका अपोजिट वर्ड जो है वो क्या होगा डिलीट का, ए। 7th का बताना है, 7th का ए, योगेश सी। डिलीट मतलब हटाना बेटा,
तो हटाने का अपोजिट जो है वो क्या होगा? बताइए। डिलीट मतलब हटाना, तो इंसर्ट ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, सेवंथ का ए होगा। इंसर्ट मतलब डालना, डिलीट हटाया, रिमूव किया, इंसर्ट मतलब अपन ने क्या किया, वहां पर डाला। रिमूव जो है वो तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, सेम मीनिंग वर्ड हो गया, ठीक है ना। अब अगर अपन एंटोनियम डिलीट का क्या होगा, इंसर्ट होगा। जी हाँ बिल्कुल, इंसर्ट होगा। इंसर्ट के साथ में अपन इसके दूसरे एंटोनियम अगर देखें तो ऐड हो सकता है, ऐड करना, ये भी जो है इसका क्या होगा, डिलीट का एंटोनियम होगा। और अपन इसके अंदर लिख सकते हैं, अगर कोई चीज हमने क्या करी है, इंक्लूड करी है, इंक्लूड, तो इंक्लूड, ऐड, ये सभी इसके क्या हैं, एंटोनियम्स हैं, ठीक है। चलिए सिनोनियम्स अगर अपन देखें, सिनोनियम मतलब डिलीट करना, तो इसके सिनोनियम्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, डिलीट के सेम मीनिंग वर्ड्स जो होते हैं, एडिट, इरेज, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। एडिट करना, इरेज करना, दीज आर द सिनोनियम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको एंटोनियम बताना है। जी हाँ भरत कुमार, सेवंथ का ए, बिल्कुल सही है आपका। नाउ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम चाइल्ड लाइक, इम्निनेंट, कलर्ड या फिर एम्बिगियस। चलिए बताइए 8th का क्या आंसर होगा। जी हाँ पूजा, 7th का ए, रितिका 8th का कलर्ड, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शक, जिसमें से आर पार अपन देख सकते हैं ना, वो होता है पारदर्शक। और अपन इसमें बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट, स्वच्छ वर्ड जो है वो भी अपन यूज में ले सकते हैं, जो बिल्कुल स्वच्छ है, स्वच्छ। तो ट्रांसपेरेंट जो है उसका अपन को एंटोनियम बताना है, इसका एंटोनियम क्या होगा, डी का, 8th का डी, शानू 8th का डी, कृष्णा सी। देखिए ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है, पारदर्शक, कि जिसके आर पार अपन देख पा रहे हैं। तो वो चीज जिसके आर पार अपन नहीं देख पाएंगे वो क्या होती है, एम्बिगियस, ठीक है ना। अनक्लियर जो वर्ड है अपन इसके लिए यूज में ले सकते हैं ओपेक, अगर इसकी जगह पर आपको क्या दे दें, ओपेक दे दें तो वो भी सही होगा। अनक्लियर दे दें तो इसका एंटोनियम ट्रांसपेरेंट का ये भी होगा। सिनोनियम अगर अपन देखें तो सिनोनियम इसका हो जाएगा क्लियर, क्लियर जो वर्ड है वो अपन इसके लिए यूज में ले सकते हैं, ओपन यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है विजिबल वर्ड है वो भी अपन यूज में ले सकते हैं, ठीक है क्लास। जी हाँ, डी 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 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सभी का बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो ट्रांसपेरेंट जो है उसका हमारे एंटोनियम है वो क्या होगा, एम्बिगियस, ओके। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपको एरर जो है इसके अंदर निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th में चेक करो किस में एरर है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ए में एरर है तो 9th कैसे लिखोगे, ए में एरर है। वांट टू विजिट, बी में एरर है। द न्यू प्लांट, सी में एरर है, या एज अर्ली एज पॉसिबल, डी में एरर है। और अगर नो एरर है तो वहां पर लिख देना ई, ठीक है। ए, बी, सी और डी या फिर ई, 9th का बताएं किसके अंदर एरर है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल।
जल्दी फटाफट बताएं किस पार्ट में एरर है सेंटेंस के, 9th के, आपको किस पार्ट के अंदर एरर नजर आ रहा है? अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल, 9th का बी, सी। देखें ध्यान से क्वेश्चन को, कहां पर एरर आपको नजर आता है, देखें जल्दी। देखें कहां पर, सी, बी, पूजा बी, जी देखिए यहाँ पर जब भी हमें एरर फाइंडिंग जो है सेंटेंस के अंदर चेक करना है तो देखो कैसे चेक करोगे। पहले देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, अनिल सिंह ए, अनिल ए, योगेश डी। देखो अब समझो, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो क्या है, सेंटेंस का पूरा सब्जेक्ट है। और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो किस फॉर्म के अंदर यूज में होता है, ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है ये क्या है, सिंगुलर है, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आती है, सिंगुलर ही वर्ब आती है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, वांट दे रखा है, यहाँ पर हमारे क्या होगा, वांट्स होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES वाली लगेगी, क्या होगा, ग्रुप ऑफ फ्रेंड वांट्स टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमारे इस सेंटेंस के बी पार्ट में जो है एरर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अपन क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही वर्ब यूज में लेंगे, ठीक है। बी, जी हाँ बिल्कुल, जिन्होंने भी बी आंसर दिया था उनका पूरी तरीके से सही है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है, देखो इसमें जैसे मैं यहाँ पर कुछ अगर वर्ड्स लिखूं जैसे मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिखी, ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे a set of, a flock of, a set of, a flock of, a garland of, ठीक है ना, a batch of, a batch of, ये जो है सभी है, इनके बाद में क्या होगा, सिंगुलर, ये सभी अपने आप में सिंगुलर वर्ब की तरह यूज में होते हैं, तो इनके साथ में बाद में क्या लगेगी, सिंगुलर भी। ये तो कुछ मैंने लिखे हैं और बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, इनके साथ में जो है क्या लगती है, हमारे सिंगुलर ही वर्ब लगती है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, अ सेट ऑफ टूल, अ सेट ऑफ टूल, ठीक है। तो अ सेट ऑफ टूल जो है ना, इसके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, अ सेट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, टूल्स हैज बीन बॉट, ठीक है। ये जो है सेंटेंस हमारा क्या होगा, पूरी तरीके से सही होगा। अब यहाँ पर अगर आपको एरर देना होगा ना एग्जामिनर को, तो वो कैसे देगा, यहाँ पर क्या लिख देगा, वो हैव बीन कर देगा। ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। तो अ सेट ऑफ, टूल्स, अ बैच ऑफ, अ बंच ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, बहुत सारे वर्ड हैं, अ बंच ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ क्राउड ऑफ, ये जो वर्ड्स हैं ये कैसे यूज में लिए जाते हैं, ये जो वर्ड्स हैं प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब जो है वो लगती हैं, ठीक है क्लास। तो इस सेंटेंस में हमारे कहाँ पर एरर आई है, वांट्स नहीं, वांट्स होगा, वांट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा सही होगा 9th में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। बताइए ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर दें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th में किस पार्ट में एरर है, आराम से आपके पास में समय है, चेक करिए एक एक वर्ड को, वर्ब कौन सी आ रही है, सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल देखो, सिंगुलर देखो, सभी को चेक करो। रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस।
चेक करें। 10th का बी, 10th का ए, 10th का ए, योगेश सी। देखें सभी आराम से, सेंटेंस आपके सामने है। इन एग्जाम्स में आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो पूरी तरीके से जब श्योर हो कि अभी हमारा सही होगा तभी हमें उसको टिक करना है, नहीं तो टिक नहीं करना है। ठीक है ना, एक एक चीज को चेक करके करेंगे। पूजा बी, कृष्णन ए। अब देखो इधर देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है। रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर, ये तो ठीक है। एंड फाउंड और मिला, कश्मीर एंड फाउंड, ठीक है। द सीनरीज, अब ये वाला, ये नाउन का पार्ट देखो ना, सीनरीज का प्लूरल ये थोड़ी ना होता है, SCENERY ये होता है। सीनरी का सीनरीज ही रहता है, चाहे अपन सिंगुलर में लें चाहे प्लूरल में लें। तो सी किस में एरर आ गई, सी के अंदर एरर आ गई ना, सी टू बी मार्वलस। तो रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ भी है। रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज। कुछ जो हमारे क्या होते हैं, नाउन के वर्ड्स होते हैं, वो किस फॉर्म में रहते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनको अपन सेम तरीके से ही यूज में लेंगे। ठीक है, तो ये जो है अपन सीनरीज, ये IES गलत हो जाता है यहाँ पर, ये इसकी अपन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो ऐसे ही रखेंगे, SCENERY। ओके, इसका प्लूरल फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। पिक आउट रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, इनमें से जो भी स्पेलिंग गलत है उसको पिक करना है। 4 ऑप्शन है, 11th का आंसर दो, अनीमिया, एटीट्यूड, नीस या फिर एक्वेरियम। ठीक है, सही स्पेलिंग नहीं बतानी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सही स्पेलिंग मत बता देना, रॉन्गली स्पेल्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत है वो हमें बतानी है। चलिए बताइए। इलेवेंथ का ए, शानू रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है, ध्यान से देखें एक बार सारे ऑप्शंस को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट जुड़ते जाइए, लाइक शेयर करते जाइए, और जो भी आपके साथ मिलने वाले हैं एयरफोर्स के बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं उनको जोड़ो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड इसमें से कौन सा होगा, ANAEMIA, अनीमिया, ये तो सही है। ATTITUDE, ये भी सही है। NIECE, नाइस। एक्वेरियम, ये देखो सी गलत दे दिया ना यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये यहाँ पर हमारे ऑप्शन गलत हो गए, स्पेलिंग तो इनकी सही है बट एक्वेरियम की स्पेलिंग जो है चेक करो यहाँ पर, डी होगा ना। यस पूजा, डी आपका बिल्कुल सही है। एक्वेरियम की स्पेलिंग क्या होती है, लिखें एक बार एक्वेरियम की स्पेलिंग सभी। एक्वेरियम की स्पेलिंग क्या होगी, डी, डी, वेरी गुड। जिन्होंने भी डी दिया है उनका बिल्कुल सही है। इसमें क्या होगा, सी नहीं आता है, AQUARIUM, ठीक है, एक्वेरियम, जी हाँ, AQUARIUM। यस शानू सही है, अंटू सही है, वेरी गुड। चलिए तो इस तरीके से जो भी स्पेलिंग गलत है हमें उसको पिक करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आई टॉट पैसिव में चेंज करना है। अब एक्टिव पैसिव का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना है। आई टॉट इंग्लिश इन दैट स्कूल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन दैट स्कूल, इंग्लिश टॉट बाय मी, इंग्लिश इज टॉट बाय मी इन दैट स्कूल, इंग्लिश वॉज टॉट बाय मी इन दैट स्कूल, या फिर इंग्लिश वॉज टीचिंग बाय मी इन दिस स्कूल। जी हाँ भरत कुमार, बिल्कुल रेगुलर क्लासेस लगेंगी, आप बस पढ़ते जाइए, पढ़ने पे ध्यान दें। चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा। अभिषेक कुमार बताएं 12th का क्या आंसर होगा। भरत डी, 12th का सी, अभिषेक
सी काफ़ी बच्चे सी बता रहे हैं, और जो भी सी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। इंग्लिश वॉज टॉट बाय मी इन दैट स्कूल। अब देखो कैसे होगा, समझो एक बार। देखो सेंटेंस देखो किसमें, टेंस चेक करो। आई टॉट इंग्लिश इन दैट स्कूल, यानी कि दैट आ रहा है तो मतलब पास्ट में ही है। तो किसमें है ये, तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है अपने। अब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो फटाफट क्या बनाकर देख लो एक बार अपना स्ट्रक्चर। सिंपल पास्ट में अपन स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना भाई, अपन सिंपल पास्ट में ऐसे ही लिखते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जब अपन इसका क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, वॉज और वर्ब। सिंपल पास्ट का है तो इसमें हमारे यही आने वाला है। अब इसमें अपन जब पैसिव बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो यूज में लेते हैं, बाय और फिर सब्जेक्ट। ये इसका अपने अंदर स्ट्रक्चर रहता है। अब इसको देखो अपन चेंज कर लेते हैं। अब ये देखो जो दैट स्कूल दिया हुआ है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को पकड़ के रखना क्या होता है। ये दैट स्कूल जो है ये क्या है, ये तो टाइम और प्लेस वाले जो वर्ड होते हैं भाई, ये तो प्लेस है। तो टाइम और प्लेस को डिनोट करने वाले जो वर्ड होते हैं ना, वो एक्टिव में भी पीछे होते हैं ना, तो पैसिव में भी कहाँ पर होंगे, पीछे ही होंगे, वो आगे की तरफ नहीं आ सकते हैं। तो दैट स्कूल जो है आपका ऐसा नहीं है कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश चेक करते चलो इसको, देखो इंग्लिश, फिर क्या आ रहा है, वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट कौन हूं, मैं हूं, तो आई का मी इन दैट स्कूल। ठीक है, तो इंग्लिश वॉज टॉट बाय मी इन दैट स्कूल। आई टॉट इंग्लिश इन दैट स्कूल। इसका जब अपन ने पैसिव बनाया, स्ट्रक्चर समझ ला, सिर्फ हमें इंग्लिश को रटना नहीं है। आप लोग जुड़े रहिए, देखिए कैसे इंग्लिश को एकदम रटने का जो बच्चों का डर होता है ना कि इंग्लिश में तो हमें ये रटना पड़ेगा, वो सब कुछ अपन भुला देंगे। इंग्लिश को समझेंगे कि कैसे इंग्लिश, तो आप लोगों के ब्लड के अंदर इंग्लिश आ जाएगी कि हाँ ऐसे समझाया कि फिर कभी भूले ही नहीं हम लोग। ठीक है, यस अंटू, ये बिल्कुल रेगुलर क्लासेस यहाँ पर चलती हैं, आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो आई टॉट इंग्लिश इन दैट स्कूल। दैट स्कूल ये जो था, ये था क्या, अपना प्लेस को डिनोट कर रहा था, तो ये एक्टिव में पीछे रहेगा। तो टाइम और प्लेस वाले जो है ना, वो पैसिव में भी अपने पीछे ही रहेंगे। सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट अपने क्या था, इंग्लिश। ये देखो अपने सिर्फ फॉर्मूले से समझ के करो, रटना नहीं बिल्कुल भी। बच्चों में जो फोबिया होता है ना इंग्लिश को, कि भैया इंग्लिश नहीं समझ में आती, नहीं समझ में आती, अरे समझोगे तब समझ में आएगी ना। देखो इंग्लिश वॉज टॉट बाय मी इन दैट स्कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। मोहन सेड टू सोहन रोहन कैन पास द एग्जाम। चलिए ऑप्शन आपके सामने हैं ए बी सी डी। मोहन, ये टोल्ड है यहाँ पर, इसको सही कर लेते हैं अपन। मोहन टोल्ड सोहन दैट रोहन कुड पास द एग्जाम। मोहन आस्क्ड सोहन इफ रोहन कुड पास द एग्जाम। मोहन टेल सोहन दैट रोहन कुड पास द एग्जाम, या मोहन टेलिंग सोहन दैट रोहन कुड पास द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। आंसर दें आप सभी, 13 का क्या आंसर होगा, सभी को गुड मॉर्निंग। आपको किस में दे रखा है, डायरेक्ट में दे रखा है, इनडायरेक्ट में आपको चूज करना है। क्या आंसर होगा इसका आपके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13 का बताएं। 13 का बच्चे कह रहे हैं बी ए बी ए बी बी ए। अरे भाई कैसे, चेक करो ना एक बार। मोहन सेड टू सोहन रोहन, अब ये यहाँ पर कैन आ रहा है, इससे पकड़ो, कैन से पकड़ो, कैन को लो। कैन जो है देखो, जो रिपोर्टेड वर्ब है अपने, ठीक है ना, ये तो हमेशा अपने किस में ही होती है, पास्ट में ही होती है भाई। प्रेजेंट में और फ्यूचर में तो चेंज कुछ होता ही नहीं है। तो अगर अपने इसमें ना दो स्ट्रक्चर साथ में आ जाएंगे, एक अपन कैन से जो है मॉडल को भी ले सकते हैं, और जो फ्यूचर टेंस में होता है अपन उससे भी ले सकते हैं। जैसे देखो विल, शैलो,
ठीक है ना, विल हो, शैल हो, मे हो या फिर कैन हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी मिल जाए आपको। जब इसका आईडीएस बनाओगे, क्या बनाओगे, आईडीएस जब बनाओगे ना, तो विल का जो है वो क्या बन जाता है, वुड बन जाता है। विल का जो है आपके क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। जो शैल है ना, अब यहाँ पर बुक्स जो है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, बुक्स में आप लोगों को यही मिलेगा कि भाई शैल का जो है वो क्या होता है, शुड होता है। बट आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, वहां पर आपको सब जगह पर शैल का भी जो है वो क्या मिलेगा, सही आंसर वुड ही मिलेगा, शुड नहीं होता है। तो शुड में कंफ्यूज मत होना। चाहे पुराने बुक्स में, मैं कह रही हूँ, बुक्स में जितनी भी थ्योरी उठा के देखोगे ना, हमेशा वहां पर यही मिलेगा कि शैल का क्या होता है, शुड होता है। और होना भी चाहिए भाई, विल का वुड हो रहा है तो शैल का शुड होना चाहिए। बट ऐसा जब अपन इसको अप्लाई करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो ये बिल्कुल भी जो है सही नहीं होता है। शैल का शुड नहीं, अपन शैल का भी जो है वो क्या मानते हैं, वुड ही मानते हैं। मे का होता है माइट, और कैन का जो है वो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक है। कैन, अब मॉडल के साथ में, मॉडल है क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखो चेंज करो, मोहन सेड टू, सेड से की फॉर्म टोल्ड के अंदर चेंज हो जाती है, तो इसमें तो आस्क्ड है, गलत हो गई। सेड टू है तो टेल नहीं होगा, टेलिंग भी नहीं होगा, ये यहीं पे ही पकड़ में आ गया, ए ऑप्शन ही हो गया हमारा। तो आप लोग कहाँ बी में और सी में, आस्क्ड तो इंटेरोगेटिव के अंदर पूछते हैं भाई, आस्क्ड तो इंटेरोगेटिव में पूछा जाता है, यहाँ कहाँ पहुंच गए। मोहन टोल्ड सोहन, कनेक्टिव लगा दिया दैट, रोहन कैन चेंज हो गया कुड में, पास द एग्जाम। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ए जिन्होंने भी दिया उनका बिल्कुल सही था। मोहन टोल्ड सोहन दैट रोहन कुड पास द एग्जाम। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इंग्लिश को रटने का नहीं, समझने का, समझ के करो। जो चीजें हैं, थ्योरी अपनी उसको तैयार करो, क्वेश्चंस साथ साथ में होते जाएंगे अपना, ठीक है। आप लोगों को सारे थ्योरी के जो वीडियोस हैं वो अर्जुन क्लासेस ऐप पे मिल जाएंगे, आप चाहें तो उनको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग दूर हैं झारखंड से, जैसे अभी एक बच्चे ने बताया कि वो झारखंड से देख रही है, तो वो लोग ये ऑनलाइन जो है सारे परचेज भी कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज। आइटम का मीनिंग बताना है, चलो ब्रेक डाउन। टू वॉक लॉन्ग वे, टू फेल, टू इग्नोर समवन, टू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 14 दे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ब्रेक डाउन का क्या मीनिंग होगा यहां पे। ए टू वॉक लॉन्ग वे, सी ब्रेक डाउन का मीनिंग बताएं। ब्रेक डाउन का मीनिंग वैसे क्या होता है, टू स्टॉप वर्किंग। ब्रेक डाउन मतलब रुक जाना, मैं लिखूं यहां पर स्टॉप वर्किंग। अब आप लोगों को शायद कुछ हिंट मिले, वो ब्रेक डाउन हो गया उसका, वो टूट गया। टूट गया मतलब क्या हुआ, कोई कांच का बर्तन था जो टूट गया। सी ए, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है, रटना नहीं है, समझना है। सी ए, देखो ब्रेक डाउन मीन्स टू स्टॉप वर्किंग, रुक जाना। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, टू फेल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रेक डाउन मीन्स टू फेल। ओके, नाउ नेक्स्ट, lends one ear, to listen attentively, to rent out something, to ignore someone या फिर pain in ear। क्वेश्चन नंबर 15 का बताएं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर होगा, टू लेंड्स ईयर। 15 लिखें पहले तो, ऐसे लिखो 15, और 15 में ए बी सी डी क्या है, बताएं आंसर क्या होगा 15 का। बी 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 सी
बी, सी। देखते जाएं क्या आंसर होगा। 15 का सी। चेक करते चलो। टू लैंड्स वन ईयर, मतलब ईयर मतलब कान से रिलेटेड है, सुनना। तो क्या सुनना? तेज सुनना, कम सुनना, ज्यादा सुनना। देखते चलो। चलो, टू लैंड्स वन ईयर मतलब टू लिसन अटेंटिवली, ध्यान से सुनना। लैंड्स वन ईयर, कान लगाकर सुनना। लिसन अटेंटिवली, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा पूरी तरीके से सही होगा। टू लिसन अटेंटिवली, ठीक है। टू लिसन अटेंटिवली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एज डायरेक्टेड इन ईच क्वेश्चन, जैसा कहा है। सेलेक्ट द नाउन विच इज यूज एज इट इज इन इट्स प्लूरल फॉर्म, मतलब सेम होती है, जो प्लूरल फॉर्म है वैसी ही सिंगुलर होती है। बताएं 16 का बॉटल, डियर, टाइगर या फिर शर्ट। 16 का आंसर दें, क्या होगा प्लूरल फॉर्म के अंदर? सेम है कि चाहे हम इसको सिंगुलर में यूज में लें चाहे प्लूरल में यूज में लें, सेम ही है बिल्कुल। बॉटल है, डियर है, टाइगर है या फिर शर्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बताएं आंसर क्या होना चाहिए। 16 का सी, सी, बी। सोचें, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर तो कैसे काम चलेगा। डी, सब अलग अलग, ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन दे दिए। हाँ, अरे भाई ये तो बिल्कुल सिंपल है। डियर जो होता है, बी ऑप्शन, जो डियर होता है उसका प्लूरल डियर ही होता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। बॉटल्स का तो जैसे BOTTLES, टाइगर का टाइगर्स हो सकता है, शर्ट्स का शर्ट्स हो सकता है। डियर जो होता है उसका तो क्या होता है, डियर ही रहता है। डियर जो होगा ना उसका क्या रहता है, डियर ही रहता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ही वॉज एक्विटेड, डैश है यहाँ पर, ही वॉज एक्विटेड डैश द चार्ज ऑफ ब्राइबरी। प्रोनाउन चूज करना है हमें यहाँ पर। ये यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, ये है आपके प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है ये, ठीक है। प्रेपोजिशन चूज करना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन। ही वॉज एक्विटेड डैश द चार्ज ऑफ ब्राइबरी, फ्रॉम, ऑफ, ओवर और फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेपोजिशन के लेवल का। बताएं 17 का आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। 17 का आपके क्या आंसर होगा, ए बी सी या फिर डी। एक्विटेड का मीनिंग क्या होता है, एक्विट मतलब दोष मुक्त होना। एक्विट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त होना, ठीक है। 16 का ए, 16 का ए नहीं है भरत, 16 का होगा बी, डियर। 17 का बी पूजा, ऑफ, ओके शानू ऑफ। 17 का बी, 17 का बी, 17 का बी, जी हाँ बिल्कुल, ये तो सभी ने सही दिया, क्या बात है, वेरी गुड। 17 का जो आंसर है इसमें हमारे ये फिक्स्ड प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। एक्विटेड जो है, एक्विटेड का मीनिंग क्या होता है, दोष मुक्त होना। तो इसके साथ में हमेशा हमारे फिक्स्ड प्रपोजिशन जो है वो क्या लगता है, ऑफ लगता है, ठीक है। एक्विटेड के साथ में हमेशा हमारे क्या लगेगा, ऑफ जो है वो लगेगा। ही वॉज एक्विटेड, उसको दोष मुक्त कर दिया गया, ऑफ द चार्ज ऑफ ब्राइबरी। ब्राइबरी मतलब घूस लेना, जो घूस लेते हैं ना अपन, कोई घूस लेता है तो ब्राइबरी मतलब घूस लेना, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस का ये क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। ही वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ ब्राइबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें से कौन सा सही होगा। आई डिड डैश वेल इन द टेस्ट, ए फुली, बी इनक्रेडिबल,
सी लॉट्स या फिर डी स्ट्रांगली। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 18 ए बी सी डी, क्या आंसर होना चाहिए 18 का? ए बी सी और डी, फुली, इनक्रेडिबल, लॉट्स या फिर स्ट्रांगली, क्या आंसर होगा 18 का? INCREDIBL, इनक्रेडिबली, इसको इनक्रेडिबली कर दीजिए। आई डिड डैश वेल इन द टेस्ट, फुली, इनक्रेडिबली, लॉट्स या फिर स्ट्रांगली। 18 का बी सी डी। देखिए आई डिड फुली वेल, इलिमिनेट कर दो ना। आई डिड फुली वेल, आई डिड लॉट्स वेल, आई डिड स्ट्रांगली वेल, आई डिड इनक्रेडिबली वेल इन द। इलिमिनेशन मेथड अपना लो। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो सेंटेंस के अंदर क्या करो, इलिमिनेशन मेथड को अपनाओ कि भाई क्या सही होना चाहिए। तो आई डिड इनक्रेडिबली, मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा जो है अपने टेस्ट के अंदर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट रहीम डैश द वन अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ द रियल थीफ। ये जो है आपके कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 17 इफ से शुरू हो रहा है। इफ से शुरू हो रहा है तो मतलब क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। तो देखो चेक करो, माइट बीन, मे हैव बीन, कैन हैव बीन या फिर कुड हैव बीन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दें आप सभी, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 19 क्या आंसर होना चाहिए इसका? ए बी सी और डी, सही आंसर बताते जाएं। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी जो है इसके अंदर होगा। कंडीशनल सेंटेंस है ये, मतलब एक में जो है कंडीशन दे दी, दूसरे में क्या दे रहा है? आपको रिजल्ट बता रहा है। इफ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट, अगर मैं उस समय नहीं आया होता, रहीम द वन अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ द। तो देखो सेंटेंस को पहचानो, किसके अंदर है ये सेंटेंस जो है, किसके अंदर है? पास्ट में है। अब कौन से? हैडंट कम, यानी कि किसके अंदर आ रहा है ये अपने? 18 का बी, चलिए चेक करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस है ये आपके, ठीक है ना। तो अब कंडीशनल सेंटेंस कौन से पास्ट टेंस में है? तो यहाँ पर देखो पास्ट टेंस में माइट, अपन ने जो पेयरिंग करी थी ना, जो इसकी जो पेयरिंग होती है वो किस फॉर्म के अंदर होती है उसको समझो। इसमें जो कंडीशनल सेंटेंस में आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ जो है वो याद रखनी है। देखो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट अगर किस में है? सिंपल प्रेजेंट में है, तो सेकंड वाला जो पार्ट होगा ना वो हमेशा किसके अंदर आएगा? सिंपल फ्यूचर के अंदर ही आएगा। फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट में है ना, तो सेकंड पार्ट जो है वो किस में आएगा? सिंपल फ्यूचर में। अगर दूसरी कंडीशन देखो, फर्स्ट पार्ट सिंपल पास्ट में है, तो जो सेकंड पार्ट है वो किसके अंदर आएगा? वहां पर अपन को वुड या फिर मिल जाएगा कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी नहीं है अगर, तो देखो वो सेंटेंस जो है वो किस में है? अगर पास्ट परफेक्ट में है, किस में है? पास्ट परफेक्ट में है अगर, तो यहां पर जो है अपन को क्या मिलेगा? वुड, कुड या फिर उसके साथ में हमें क्या मिलेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। वुड, कुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो देखो चेक करो, इफ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट रहीम, तो सिंपल पास्ट में है तो कुड हैव बीन। देखो बाकी तो कैन हैव बीन, माइट बीन, मे हैव बीन हो ही नहीं सकते, तो ये जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, कुड हैव बीन। ठीक है,
और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये भी कंडीशनल सेंटेंस ही है। इफ आई हैड वर्कड हेयर आई डैश वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इफ आई हैड वर्क, ऑप्शन दे रखे हैं स्कोर्ड, वुड स्कोर्ड, कुड स्कोर या फिर वुड हैव स्कोर। तो आई थिंक ये तो अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया ही है, ठीक है ना। अभी हमने ये जो बताया मैंने 19 का डी, ठीक है बिल्कुल। अब 20 का आंसर बताएं, 20 का क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारे, 20 का बताएं क्या होगा। सी स्कोर्ड, वुड स्कोर। अभी मैंने बताया वुड हैव स्कोर्ड, भाई पास्ट परफेक्ट में है आई हैड वर्कड हेयर, तो वहां पर जो वुड कुड उसके साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी ना, तो कुड स्कोर कैसे होगा, वुड हैव स्कोर्ड जो है वो होगा। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल पूजा आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो पूरी तरीके से सही होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए। वाई ग्रुप के इंग्लिश के पैटर्न में किस तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए एक सूचना कि ऑफलाइन सेमिनार 28/9/2021 को सुबह 10 बजे रातानाडा जोधपुर में लग रहा है। तो आप सभी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट हों। किस तरीके से कब नोटिफिकेशन आने वाला है, कैसे तैयारी करनी है, इन सभी की जानकारी जो है आपको इस सेमिनार के अंदर मिलेगी। कल मिलेंगे हम लोग वापस से इसी मॉक टेस्ट में, क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके बच्चों को जोड़ें ताकि उनको भी, जो आपके फ्रेंड्स हैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेंगे। तो मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।